तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू। जैसा कि आप सबको पता है टॉप 100 की मैराथन सीरीज चालू कर रखी है। हर सब्जेक्ट के टॉप 100 हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और ये टॉप 100 एमसीक्यू वही प्रश्न हैं जो भी रिसेंट में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना है और हर प्रश्न को बारीकी से देखना है, उसका आंसर करना है। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो सारे टॉप 100 की मैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और संडे को आपका जो है कंप्लीट एफएलटी होने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट, एकदम शुरुआत से लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, 2 वीडियो आएंगी भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसमें आपको हम जो बिना आर्टिकल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, अन्य जो क्वेश्चंस अभी आपको पता चल जाएगा उनको कवर करेंगे। और उसके बाद में जो अगली टॉप 100 आएगी उसमें 100 महत्वपूर्ण जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए। तो एमपीएसआई, एमपीपीएससी, डिप्टी जेलर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया था तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड कैनिंग, एलिजा एम्पे, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लेमिस्टेयर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, एलिजा एम्पे जो है वो पहले न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट जब पहली बार बना था कलकत्ता में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टियर और हाइड थे। तो 4 आपको न्यायाधीश के नाम ध्यान रखने हैं। पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे और यही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। मान लीजिए पेपर को कठिन बनाएंगे तो क्या पूछेंगे, तो ये भी पूछ सकते हैं कि और कितने न्यायाधीश थे, तो आप बताएंगे 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या क्या नाम था? चैम्बर्स, लेमिस्टियर और हाइड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया? एमपीएसआई 2025 में पूछा गया है, मेंस एग्जाम का ये प्रश्न है। बताइए कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1813 का जो अधिनियम था, 1813 के अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके एकाधिकार समाप्त किया था। लेकिन जो 1833 का चार्टर एक्ट था, तो चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से समाप्त करके इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। इन्होंने कहा देखो भैया, अब तुम जो कंपनी जो आई थी ये 1833 के एक्ट के तहत अब ये कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगी, केवल प्रशासनिक कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य के लिए इसको नियुक्त कर दिया और बाकी सारे के सारे जो व्यापार वगैरह करते थे ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट से। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है। इसके अलावा एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है और आपका एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। वहां पर आप देख सकते हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स को पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के उन सबके वीडियो भी देख सकते हैं, उनका हमने स्क्रीनशॉट वगैरह, व्हाट्सअप चैट वगैरह सब कुछ लगाया। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी ईएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो होते हैं वो हमने तैयार किए हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो जीके, जीएस, एमपीजी के, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा और मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा जो हमारी टॉप 100 सीरीज चल रही है, इस टॉप 100 सीरीज की पीडीएफ भी आपको इसी वाले ग्रुप में मिलेगी। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे पीडीएफ, सारे न्यू नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई।
यहीं से अभी रचना नामदेव जी, जिनका सेकंड रैंक आया है, अभी टॉपर रही हैं और टॉपर की लिस्ट में 8वां नंबर आया है, उन्होंने भी यहीं से तैयारी की थी। हमने आपको कल वाली वीडियो में उनका स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए थे। ठीक है, सारी बातें समझ में आपके आ गई, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। 95% लोग ऐसे थे जिन लोगों का रिटर्न क्लियर हुआ था एमपी पुलिस के ग्रुप से। ठीक है ना, तो आप भी इस ग्रुप में शामिल हो जाना। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? यानी कि जो बीओसी बनी थी वो बीओसी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 4 एक्ट आपके सामने, 1773, 84, 93 या फिर 1858। आंसर की अगर हम बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया, जिससे द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऑप्शन खुद देखने होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉप 100 प्रश्न हमको करने हैं, तो हम सीधे आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग जो है वो किसको दिया गया था? किसके पास में रक्षा विभाग था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम सीधा आपको आंसर बताते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह के पास में रक्षा विभाग था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अंतरिम सरकार 1946 में सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। पटेल जी के पास में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। ये पूछा जाता है कि भाई गृह विभाग किसके पास में था? ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? तो ये आपको याद होना चाहिए कि उस टाइम पर रक्षा मंत्री कौन थे। तो बलदेव सिंह जो हैं, सरदार बलदेव सिंह, वो रक्षा मंत्री थे, याद रखना है। आगे प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपीएसआई प्री में पूछा गया। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल जी। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना, एमपीपीएससी में भी ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में द्वैध शासन। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रश्न बनेगा कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? डायरची जो है वो स्टेट्स में लागू की गई थी, वो कौन सा ऐसा एक्ट था? तो सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। देखिए 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 प्रकार के विषयों में इनको जो है डिवाइड कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विषयों को 2 प्रकार के विषयों में कब डिवाइड किया गया? तो आपको ध्यान रखना 1919 में इस एक्ट के द्वारा इसको डिवाइड किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 7, ये रहा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फेडरल कोर्ट वाला भी बहुत पूछा जाता है। बताइए 35 में, 36 में, 37 में, 38 में कब फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी? एक्ट 1935 से। सही आंसर ऑप्शन सी 1937 में की गई थी। देखिए यद्यपि प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम में था, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में हुई थी। सर मॉरिस ग्वायर इसके प्रमुख पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको ध्यान रखना, 1937 वाला जिसकी स्थापना हुई थी, तो 1937 वाले के कौन थे अध्यक्ष? तो वो थे कौन? सर मॉरिस ग्वायर। और 1784 वाले के कौन थे? सर एलिजा एम्पे। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया थी? तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कल हमने टॉप 100 इतिहास की करवा दी है, प्राचीन इतिहास, वो भी आप लोग देख लेना। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने संविधान के ढांचे और दर्शन को निर्धारित किया। यही बाद में प्रस्तावना बना। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होंगे। पहली बात, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। कौन लेकर के आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना है उसका ढांचा कहाँ से तैयार हुआ है? तो यही उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की प्रस्तावना का ढांचा तैयार हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का हृदय कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। जबकि आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कौन कहता है? ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 32 यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय
कौन कहता है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं कि कब गठन किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी से आपने देखा होगा प्रश्न लगातार बनता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। पहली बात प्रारूप समिति कब बनी? 1947 29 अगस्त। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कितने लोग थे? तो 7 सदस्य थी। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 10, 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य उसमें शामिल हुए थे? सही आंसर ऑप्शन सी, 5 सदस्य शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। पहले तो भाई मुस्लिम लीग ने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य लियाकत अली खान सहित अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, ठीक है। तो 5 सदस्य शामिल हुए थे, आपको याद रखना है। 11 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए महाभियोग को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से हमने जो है महाभियोग को लिया है। देखिए महाभियोग, इम्पीचमेंट, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए। 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इम्पीचमेंट, दूसरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो हर एग्जाम में पूछते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आज जो न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्वक हमें न्याय दे रही है वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ध्यान रखना, नहीं शब्द लगा हुआ है भैया, ठीक है। कौन शामिल नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हर जगह विधान परिषद नहीं होती है। देखो विधानसभा के तो शामिल होंगे, क्यों? क्योंकि विधानसभा हर राज्य में होती है, ठीक है ना। लेकिन 6 राज्यों को छोड़ करके और कहीं पर विधान परिषद नहीं है। अब विधान परिषद को अगर ऐड कर दोगे तो फिर सब राज्य मांग करने लगेंगे कि भैया हमको विधान परिषद दो, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना, क्यों शामिल नहीं करते? अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। लोकसभा के शामिल रहते हैं, दिल्ली विधानसभा के शामिल रहते हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के भी शामिल रहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लेते हैं वो हमने आपको समझा दिया है। चलिए, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? बताइए किसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानी जैल सिंह। तो 1986 में, कब? 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, क्योंकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान थे। जो डाक अधिनियम आया था उसमें कहा गया था भाई जो प्रेस कुछ भी छाप दी थी ना, ये नहीं छापेगी। तो उस टाइम पर कौन थे राष्ट्रपति? कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रेस ही तो सच्चाई सबके सामने लाती है। अब हालांकि आज वाली मीडिया की बात छोड़ दीजिए, आज वाली मीडिया का तो अलग ही लेवल है, ठीक है ना, ये अलग टाइप की मीडिया है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। लेकिन उस टाइप पर जो मीडिया थी वो मीडिया बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर क्या कर दिया? पॉकेट वीटो लगा दिया कि भैया हम अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तुमको देंगे ही नहीं लौटा के, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो पहली बार प्रयोग किया गया था और आखिरी बार प्रयोग किया गया था। 14 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान केवल कहां पेश किया जाता? अभी यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई में यही प्रश्न एज इट इज ऐसा ही आया था कि उपराष्ट्रपति को कहां पर हटा सकते हैं, कहां से शुरुआत कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा से, क्योंकि देखो वो राज्यसभा में रहता है, ठीक है ना। राज्यसभा में रहता तो राज्यसभा से चालू होगा। तो देखो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, ठीक है। इसलिए उन्हें हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। लोकसभा की सहमति आवश्यक रहेगी, लोकसभा से पूछना भी आवश्यक रहेगा। जब ये कहेंगे तभी राज्यसभा में लेकर के जाओगे, लेकिन राज्यसभा से ही चालू होगा क्योंकि वहीं का वो सभापति है। चलिए 15 नंबर देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है, काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी विवादित भी रहा है ये प्रश्न, तो ये बनेगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? कौन सा आर्टिकल है जो पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है? आइए आंसर देखें, ऑप्शन बी, आर्टिकल 75, ठीक है। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है।
बाकी आर्टिकल जो है ना वो पूरे आर्टिकल जितने भी हैं उनमें से टॉप 100 को हम निकाल करके आपके सामने लाएंगे चुन करके, जो आपके एग्जाम में एमपीएसबी लगातार पूछता है। ठीक है भाई, चलिए उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें पूरा फिर वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, तो वो सही नहीं है। तो जो आपके थ्योरी वाले प्रश्न हैं उसको यहाँ पर कर लेंगे और जो फैक्ट वाले प्रश्न रहेंगे उसको अलग वीडियो में कर लेंगे। इस तरह से 2 वीडियो में लगभग 200 प्रश्न देखने के लिए होते हैं, आपको बता ही रखा है। 200 का मतलब है कम से कम 350। इन 350 प्रश्नों में आपका पूरा पॉलिटी एकदम से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में बेसिक अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या डिफरेंस है राज्यपाल और राष्ट्रपति की में? तो देखो, राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि भाई पूरी तरह से क्षमा कर दें, तुम्हारे मृत्युदंड को समाप्त करते हैं, ऐसा नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति ये कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, इसको कम करके उम्र कैद में बदल सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय सैन्य अदालत की सजा और मृत्युदंड दोनों को क्षमादान कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो जो क्योंकि देखो, राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो सेना का भी सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तो वो सेना के द्वारा दी गई जो सजा है उसको भी समाप्त कर सकता है और मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, केवल विलंब या फिर लघुकरण कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वैसे जो सेना की जो कार्रवाई होती है वो अलग ही होती है, उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आप सबको पता है राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति क्यों कर सकता है, बाकी कोर्ट सेना की कार्रवाई में दखलंदाजी क्यों नहीं कर सकते हैं। दोनों क्लियर हुआ? किसी से पूछ लेना कि ऐसा क्यों होता है, तो भाई जवाब नहीं दे पाएगा वो कि राष्ट्रपति दखलंदाजी कर सकता है लेकिन कोर्ट्स दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। बताइए ऐसा क्यों होता है सेना के नियम में? तो वो फिर आप बता सकते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए 17 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया? बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल बी 1976। ठीक है, सॉरी, आंसर बी हो जाएगा और आर्टिकल 1976। देखिए आर्टिकल 76, सॉरी 1976 कह रहे, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। पूछा जाएगा देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, तो वो कौन है? भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76। चलिए 18 नंबर देखिए, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का क्या होगा? प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, अब जो मंत्रिपरिषद बनी थी उसका क्या होगा? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जो प्रधानमंत्री है ना उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने की है, लेकिन पीएम के कहने पर ही तो बाकी लोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की है। अब जब पीएम ही नहीं रहा तो उसकी बात ही नहीं रही, जब उसकी बात ही नहीं रही तो ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ना। तो ध्यान रखना, पीएम अगर त्यागपत्र देगा तो मंत्रिपरिषद अपने आप स्वतः ही भंग हो जाती है, भंग नहीं करना पड़ता, स्वतः ही भंग हो जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसका इस्तीफा या मृत्यु पूरी मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बन सकती है। चलिए 19 नंबर, अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा विभाग किसके पास में था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी के पास में था और शिक्षा पर बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें सी राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ये पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 20, संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो नियम समिति के अध्यक्ष थे। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वे नियम समिति या संचालन समिति के भी अध्यक्ष बन गए थे। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब ये किससे संबंधित थी वो आइए देख लेते हैं। जनवरी 1957 में गठित इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो पहली बात, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी, किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इस समिति ने की थी। 22 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? कौन सा एक्ट है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? सही आंसर 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में इसको जो है जोड़ा गया। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं।
ये रहा 23 नंबर। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय रखे गए हैं, बताइए कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 29 विषय। ठीक है, तो ध्यान रखना पंचायतों के लिए कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय आवंटित किए गए हैं, जबकि नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो पंचायतों के लिए 29 और नगर पालिकाओं के लिए 18, ये दोनों में ध्यान रखना है आपको। ग्राम सभा की परिभाषा संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका 243A में बहुत पूछा जाता है भैया। 243A ग्राम सभा की परिभाषा। ये रहा सॉल्यूशन। देखिए अनुच्छेद 243B में ग्राम सभा की परिभाषा, जबकि 243A में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखना। इसमें क्या बोला गया, ग्राम सभा की परिभाषा संविधान के कौन से आर्टिकल में दी गई है। अगर ग्राम सभा की परिभाषा की बात करती हैं तो वो 243B में है, ऑप्शन सी होगा। लेकिन शक्तियों की बात करते हैं तो 243A होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पर आप सी कर देना इसको। चलो हम जब आपको नोट्स देंगे तो उसमें हम इसको एडिट करके देंगे। 25 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए, हालांकि ये आर्टिकल वाला तो अपना अलग से आने ही वाला है, उसमें भी हम आपको बताएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब पंचायती राज व्यवस्थाओं में भैया 33% आरक्षण अनिवार्य है। संविधान के अनुसार कम से कम 33 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, लेकिन अभी भी संविधान में क्या कहा गया, 33%। ठीक है, तो 33 ही मानेंगे अपन। अगर स्पेशली कहते हैं कि एमपी में कितना है तो आप कहेंगे 50%। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। चलो अब आप क्या करना, ये जो समाधान है ना, ये जो डिटेल सॉल्यूशन है, अब आप इसको खुद पढ़ लेना। ठीक है ना, हम वीडियो को थोड़ा सा तेज करते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 ने कितनी स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो इन्होंने कहा था भाई 2 स्तरीय ही होनी चाहिए, 3 स्तरीय की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। 27, नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन कौन करता है। कौन करता है नगर पालिकाओं के जो मेयर के चुनाव होते हैं, इनका संचालन कौन करता है। सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। 28, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देता है। 29 नंबर, जिला योजना समिति डीपीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य के नियम के अनुसार या तो जिले का प्रभारी मंत्री बन सकता है या जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है। हर जगह का अलग अलग होता है। हालांकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो दोनों को बोलेगा, बी और सी दोनों। लेकिन अधिकांश राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, इसमें जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अगर एमपी के फेवर में आएगा तो आप ऑप्शन बी लगाना। लेकिन संविधान के अनुसार इसके सदस्यों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से ही होता है। अब एमपी की अगर बात की जाएगी तो आपको बी ही लगाना है। ठीक है, 30 नंबर, पंचायत को भंग करने के बाद कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। एक बार पंचायत भंग हो गई तो कितने टाइम में आपको चुनाव करवा ही लेना है, बताइए। सही आंसर ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे। तो कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई थी अंतरिम सरकार में। 32 देखिए, संविधान सभा का चिन्ह क्या था, आप बताओ। संविधान सभा का चिन्ह क्या था, शेर, हाथी, कमल, तिरंगा। सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का जो चिन्ह था वो था हाथी। संविधान सभा ने हाथी को अपने प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया था। जहां भी सील लगती थी तो हाथी यहां पर छप जाता था। ठीक है, 33, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी एन राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी एमपीएसआई प्री 2025 में पूछा गया है। अगला देखिए 34 नंबर, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में मिलता है आपको देखने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। डायरेक्ट डेट भी पूछ लेते हैं। किस अधिनियम ने भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की थी। तो ये आपका ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम। भारत शासन एक्ट 1919 ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की थी। 36 नंबर, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, बताइए। लेबर जो मिनिस्टर थे वो कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम अंतरिम सरकार में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री जो भी बने थे, स्वतंत्र भारत में भी और अंतरिम सरकार में, दोनों में इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। 37 नंबर, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर,
प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो अगर आपसे बोला जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कितने थे, तो आप कहेंगे 7। लेकिन कहें डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने थे, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अभी ये बता दे रहे हैं आपको, कन्फ्यूजन होता है एग्जाम की प्रेशर के टाइम पर। अंबेडकर जी को लेकर के 7 थे और अंबेडकर जी के अलावा कितने थे, तो 6 थे। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ध्यान रखना है आपको। 40 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। अगर भारतीय की बात करते तो आप लगाते सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। 41 नंबर, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, अधिकतम अवधि कितनी है, कब तक लगाया जा सकता है, कितने टाइम तक इसको इम्पोज किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 3 साल के लिए। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक है और अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भाई पंजाब जो है वो थोड़ा सा अलग ही सिस्टम रहा है, वहाँ पर काफ़ी टाइम तक इसको खींचा गया था। ठीक है, लेकिन संविधान में बोला गया 3 साल से ज़्यादा नहीं। 42, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ किसके प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 43 देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अगला देखिए, दोनों का नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करता है? कौन बताएगा कि लाभ के पद पर हो कि नहीं हो? अगर तुम लाभ के पद पर हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ठीक है ना, बताइए कौन बताएगा कि ये लाभ का पद है कि नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी, संघीय संसद। तो कौन सा पद लाभ का होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय संसद केंद्र के लिए और विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना करके तय करते हैं। अगला 45, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि पीएम लोकसभा का सदस्य हो सकता है, इसलिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यदि वो राज्यसभा से होता तो 30 वर्ष होगी। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीएम की 25 वर्ष अगर वो लोकसभा से है, 30 वर्ष अगर वो राज्यसभा से है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की एज कितनी होती है? 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, याद रखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, बाकी जो अस्पताल सहायक की वैकेंसी है ना, उसकी भी क्लासेज बहुत जल्द चालू होने वाली हैं और उसके नोट्स लगभग तैयार हो गए हैं। 2 दिन में आपको वो नोट्स मिलने लगेंगे। मात्र 99 रुपये में आपको अस्पताल सहायक के समस्त कंप्लीट सब्जेक्ट नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी, प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे यूट्यूब पर, उसकी भी PDF आपको मिलती रहेगी। अगला, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा भाई बताओ? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री? सही आंसर ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल की देखो वो जो है इसको शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का CJI, CJ मतलब चीफ जस्टिस। अगला, मुख्यमंत्री के कार्यों को संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी, 167। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों को बताता है जो राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में है। अगला 48, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक मानते हैं। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा का माना जाता है, इसलिए उन्हें इसका जनक भी मानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? किस लिए चालू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था? सही आंसर ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता को जनता के हाथों में पहुंचाने, यानी कि जनता को ही मेन बनाया गया था। जनता ही चुन करके भेजेगी तभी सत्ता चलेगी, तो इसके लिए जो है यहाँ पर शुरू की गई थी क्या? पंचायती राज व्यवस्था। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बताइए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में ग्रामीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी विफलता के बाद में पंचायती राज की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये विफल हो गया था, फिर लगा कि यार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था पर कार्य किया गया। किस समिति ने सिफारिश की थी कि नए पंचायतों को ग्राम पंचायतों से अलग रखना चाहिए? कौन सी समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति 1977 ने नए पंचायतों के गठन और उन्हें कार्यकारी पंचायतों से अलग रखने की बात कही थी। 52 देखिए,
पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। इसमें राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने पहली बार यह सुझाव दिया कि पंचायती राज के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि इनकी बात नहीं मानी गई। अगर इनकी बात मानी जाती तो जो आपके पंचायत के चुनाव होते हैं ना, पंचायत के चुनाव, इसमें भी चुनाव चिन्ह कमल होता है ना, इसमें भी चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा होता, इसमें भी चुनाव चिन्ह हाथी होता। लेकिन आप देखते हैं पंचायतों का जब चुनाव होता है ना, तो ऐसी मिलती, सीढ़ी मिल गई, नसेनी, खटिया मिल गई, ठीक है ना, या कुछ गदा मिल गया, कुछ भी मिल जाता है ना, तो ये सीटी मिल गई, माचिस मिल गई। तो ये सब क्या है ना, इसमें राजनीतिक दलों का कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में हुआ था 73वां और 74वां। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 54 नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद का गठन किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो ये छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद का गठन करते हैं। 55 राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब अगर इसके पीडीएफ की बात करते हैं तो नोट्स ग्रुप में अभी शाम को इसकी पीडीएफ डल जाएगी। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको इसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, अभी लगभग 3 घंटे बाद। ठीक है, और जिन लोगों ने नोट्स ग्रुप में जो लोग शामिल नहीं हैं उनको एक काम करना पड़ेगा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर 20 सब्सक्राइबर हमको इस वीडियो से मिलते हैं तो हम तुरंत इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे। आज सुबह हमने एक पीडीएफ डाली है जो हिंदी के लेखक थे। हमने कहा था कि हिंदी के लेखक वाली वीडियो पर जैसे ही 20 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे उसकी पीडीएफ हम डाल देंगे। तो लेखक के टॉप 100 जो लेखक उनकी रचनाएं हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस जंक्शन लाइव में डाली जा चुकी है। जो लोग जुड़े हुए हैं जा करके डाउनलोड कर लीजिए। तो और भी 2 वीडियो पर हमने कहा था, लेकिन बाकी 2 वीडियो पर 20 सब्सक्राइबर आप लोगों ने किए ही नहीं, तो हमने उसकी पीडीएफ नहीं डाली है ग्रुप में। अब ये वीडियो पर भी कह रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग भी देख रहे हैं। जैसे ही 20 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही हम इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। बाकी नोट्स ग्रुप में सारी पीडीएफ डल चुकी है, हिस्ट्री वाली और ये पॉलिटी वाली आज एक साथ में डल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है उनको तो टेंशन लेना ही नहीं है, जिन लोगों ने नहीं ले रखा है उनको 20 सब्सक्राइबर करवाने होंगे। चलो शेयर कर देना भाई, सबके पास में है ना, तो हो जाएंगे। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए 56 संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। 57 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए कब हुई थी अंतिम बैठक? आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। दोनों का डेट भी आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950। 58 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? माफ करना, बी.आर. अम्बेडकर को कहां से शामिल किया गया था? ऑप्शन बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। जब विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तो इनको पूर्वी बंगाल से चुना गया था। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ये दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना था, है ना, बाद में। अब क्या हुआ, विभाजन हो गया। अब भाई बी.आर. अम्बेडकर तो चले गए पाकिस्तान में, अब क्या होगा? अब तो ये समस्या हो गई, फिर संविधान कैसे बनेगा? तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ाया गया और वहां से इनको जो है अपना अध्यक्ष बनाया गया। कौन सी सीट से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से दोबारा इनको निर्वाचित किया गया था। 59 किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी? तो आर्टिकल 1919 के द्वारा द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी, उच्च सदन और निम्न सदन की। 60 नंबर प्रांतीय स्वायत्तता, बताइए प्रोविजनल ऑटोनॉमी किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता होती है? प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी, 1935 के एक्ट की यह मुख्य विशेषता है। अगला, अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे? बताओ गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल के पास में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय उनके पास में था। 62 नंबर देखिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये 26 नंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। तो 26 नंबर 1949 को संविधान अंगीकृत और पारित हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं आज भी। ठीक है, संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी संघ शक्ति और संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 64 अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? तो वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली खां को। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो कौन थे? चेट्टी साहब। लेकिन अगर अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो लियाकत अली खां, क्योंकि मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल थी।
ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा, बताओ किस प्रकार का है भारतीय संविधान। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। कठोर है, पूर्ण संघीय है, पूर्ण एकात्मक है, या फिर संघीय भावनाओं में एकात्मक है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सामान्य रूप से संघीय शक्तियों का बंटवारा, आपातकाल में एकात्मक। ठीक है, तो अगर शक्तियों की बंटवारा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है, सामान्य समय में संघीय है, लेकिन आपातकाल में कैसा है, तो आपातकाल में केंद्र हावी हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। अगर इमरजेंसी फोर्स होती है तो केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू राज्य सरकार। ठीक है, तो सामान्य रूप से कहेंगे तो संघीय है, लेकिन इमरजेंसी में कहेंगे तो एकात्मक यानी कि केंद्र सरकार है। 66, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, ये पड़ा है भारत सरकार एक्ट 1935 का। भारतीय संविधान का लगभग 60% जो हिस्सा है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो वर्तमान संविधान के लगभग 60 से 70% प्रावधान 1935 के अधिनियम से सीधे या मामूली बदलाव के साथ में लिए गए हैं। अगला, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को सौंप देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। पदेन शब्द का क्या अर्थ होता है, पदेन शब्द का अर्थ होता है कि अगर वो उपराष्ट्रपति बन गया तो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो जो अपने आप बनता है ना उसको हम पदेन कहते हैं। जैसे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो अपने आप, जो मतलब प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो प्रधानमंत्री बनते ही अपने आप अध्यक्ष बन जाएंगे किसके, नीति आयोग के। ध्यान रखना, पदेन शब्द का यह अर्थ होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 69, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही तो नेता होता है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, 70, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो कितने साल तक रह सकता है, 3 साल तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने की मंजूरी चाहिए रहती है, मतलब कि अगर 6 महीने बढ़ाना है तो संसद से मंजूरी चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने बढ़ा करके 3 साल तक इसको हम रख सकते हैं। 71, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि बना करके राज्यपाल को भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छावनी बोर्ड का प्रशासन कौन चलाता है, बताइए। कंटोनमेंट बोर्ड का प्रशासन कौन चलाएगा, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी बोर्ड यानी कि कंटोनमेंट जो बोर्ड है इसकी पूरा देखरेख कौन करता है, रक्षा मंत्रालय करता है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, ये आपकी एमपी पॉलिटी से आ गया। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 16 नगर निगम है। ठीक है ना, बाकी एमपी जीके में हमने आपको बता रखा है। वर्तमान में 16 नगर निगम हैं। भिंड और दतिया प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी गणना 16 ही है, अभी ये बने नहीं है। ठीक है, अगला, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची की बात की जा रही है, किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। 75, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो सचिव है। नहीं, वो वीडियो वो देखिए वेब सीरीज पंचायत, उसमें जो सचिव होता है ना, तो वही सबसे छोटा कह सकते हैं, सरकारी अधिकारी कह सकते हैं, या फिर पंचायतों का सरकारी अधिकारी कह सकते हैं, तो सचिव ही होता है। अभी सचिव की वैकेंसी अपने एमपी में भी आने वाली है। ठीक है ना, तो सचिव जो है पंचायत सेक्रेटरी वो होता है। सरपंच निर्वाचित प्रमुख होता है, जबकि पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है ना, कहते हैं अरे सेक्रेटरी साहब, तो वो जेई सेक्रेटरी साहब है। ठीक है ना, चलिए। 76, सरकारी अधिकारी होता है सेक्रेटरी। अगला, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, किसने प्रस्तावना का प्रस्ताव मसौदा समिति के समक्ष रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि यही तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव ही तो आगे चल करके क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। 77, देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी। अगर संघीय शासन की बात करते हैं तो ये आपका 1935 का एक्ट था, जिससे संघीय शासन व्यवस्था चालू हुई थी। अगला देखिए, 78 है, अंतरिम सरकार 1946 में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। ये पूछते हैं भाई मंत्री कौन थे, कौन सा मंत्री था अंतरिम सरकार में, कौन सा स्वतंत्र भारत में था, ये आपको याद रखना है। तो भाई अंतरिम सरकार में कौन था रेलवे मंत्री, ये थे आसफ अली। तो अंतरिम सरकार में आसफ अली रेलवे मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में जॉन मथाई को रेलवे मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई वाला आपको याद रहता है, आसफ अली वाला नहीं याद रहता है। तो अगर पेपर को कठिन बनाएंगे ना तो आसफ अली भी पूछे जा सकते हैं। 79, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 80, देखिए,
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता था। 81, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बढ़िए। 82 नंबर, कार्यकारी का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे भारत में क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र का है और पूरा सिस्टम किसके पास में होता है? प्रधानमंत्री के पास में होता है। इसी को हम कार्यकारिणी शक्ति कहते हैं। अगला 83, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसकी स्वीकृति मिलना आवश्यक है? किसकी स्वीकृति लगना चाहिए तभी वो अध्यादेश कानून बन सकता है? तो यह है राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। 84, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया? कभी संसद में गए ही नहीं थे। बताया कौन थे वो? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, क्योंकि वे संसद सत्र शुरू होने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, संसद सत्र शुरू हो ही नहीं पाया था, तब तक सरकार ही गिर गई, तो कभी गई नहीं। ठीक है। 85, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य तो होने ही होने चाहिए। अगला 86, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? बताओ, कौन राज्य वित्त आयोग बनाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल जो है वो राज्य वित्त आयोग बनाएगा। राज्यपाल हर 5 साल में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 87, पंचायती राज सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला 88, पेशा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पेशा एक्ट 1996 1996 में पेशा एक्ट पारित किया गया था। अगला 89, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर कौन सा मध्यवर्ती स्तर होता है? तो यह पंचायत समिति जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर होती है। आगे बढ़िए। 90 नंबर, मेयर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? कितने टाइम का मेयर का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, जैसे अपने यहाँ विधायक होते हैं वैसे नगर पालिकाओं में, नगर निगम में मेयर होते हैं। ठीक है, नगर निगम के कार्यालय के साथ में कार्य करते हैं। प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली नगर पालिका मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। तो नगर पालिका पहली बार, या नगर निगम भी कह सकते हैं, मद्रास में कब? 1687-88 में स्थापित किया गया था। 92 नंबर, देखिए, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो ये अभी कन्फ्यूजन का विषय है। ठीक है ना, तो इसमें आप 11 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं। तो मुख्य रूप से 11 सत्र हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 की बैठक को मिला करके कुछ विद्वान इसे 12 मानते हैं। तो जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, या फिर 11 और 12 में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि 11 माने कि 12 माने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था मार्च 1946 में। तो कैबिनेट मिशन जिसमें कौन कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। 94, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अंतरिम सरकार 1946 में कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये थे C.H. भाभा। C.H. भाभा ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की स्थापना की गई है, ध्यान रखना है आपको। 96, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में दी गई है, भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है। 97, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% तक सीमित कर दिया गया? ऐसा नहीं कि तुम जितने लोग जीत रहे हैं सबका 50% तो मंत्री बन गए, नहीं भैया, जितने लोग जीते हैं, जितनी सीट है उसका 15% ही आप मंत्री बना सकते हो। कौन से आर्टिकल में, कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था? तो ये 91वें संविधान संशोधन में कहा गया था, 15 से अधिक नहीं। ठीक है। 98, संविधान के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यपाल के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। अभी आपको शुरू में ही बताया था, क्योंकि ये राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष हो सकती है, तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। नगर निगम का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है। ठीक है। महापौर वही राष्ट्रपति वाला सिस्टम है, महापौर केवल प्रमुख होगा, काम सारा कौन करेगा? नगर निगम आयुक्त करता है। ठीक है। अगला 100, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ था? तो पहली बार पंचायती राज एक्ट हुआ था 1993 में।
ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त मध्य प्रदेश में 1962 में लागू हुआ था। अगर संयुक्त मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1962, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद बात करेंगे तो ये 25 जनवरी 1994 होगा, और 1994 ही मेन माना जाता है, तो 1994 ही आपको मानना है। इस तरह से आपके 100 प्रश्न राज्य व्यवस्था के समाप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले जो 100 प्रश्न होंगे वो भारतीय संविधान के होंगे, जिसमें आर्टिकल्स जो मेन हैं उनको हम करवा देंगे। 100 महत्वपूर्ण आर्टिकल एक बार में पढ़ लेना। अब ऐसा मत करना इनको याद करने मत बैठ जाना, याद थोड़ी करना है, पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। जो लोग पीडीएफ नोट्स लेंगे उनको इसको एक बार बस रिवाइज करना, सुबह शाम एक बार देख लेना मोबाइल खोल करके, ठीक है ना, याद करने मत बैठ जाना, ठीक है। बाकी नंबर वही है 7052547003। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और 2 दिन के अंदर आपको अस्पताल सहायक के नोट्स मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, और आज शाम से अस्पताल सहायक की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म भर दिया ना, 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए अस्पताल सहायक के, केवल 10वीं पास लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो सब लोग भर दो, कोई चूको मत बिल्कुल भी, ठीक है। 1200 प्लस वैकेंसी है, वैकेंसी और बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 20 सब्सक्राइबर होते ही इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएगी। लाइव लिख करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन वाला, वहाँ पर आपको फोटो मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से भी आप कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।